अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 41th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट है जो कि एक्सप्लेन करता है हमको कार्बोकैटायन की, फ्री रेडिकल्स की या फिर एल्कीन वगैरह या कार्बो एनायंस वगैरह की स्टेबिलिटी को। इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। साथ ही साथ आप इसको नोट करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जैसा कि हमने बताया, इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस के अलावा इसको अगर आप रेफरेंस बुक वगैरह में देखेंगे तो आपको एक और नाम देखने को मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो दोनों चीज़ें बोली जाती हैं। अब क्यों बोली जाती हैं इसको हम लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहला और सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जो कि है हमारा कार्बोकैटायन का। ठीक है, कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कैसे होता है इसको देखते हैं। इसी से आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी कि क्या होता है और कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया इथाइल कार्बोकैटायन का, CH3CH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब सपोज करते हैं ये कार्बन हाइड्रोजन, इसको हम लोग स्प्रेड आउट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इधर हमारे पास C। ठीक, अब हमने पढ़ा था क्या कि कार्बोकैटायन के केस में इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलेगा। इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp2 है, तो ऐसे मैं बना देता हूँ sp2। ठीक है, अब इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, क्योंकि p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन गया इसलिए हमको डम्बल शेप दिखेगा और ये डम्बल शेप हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब होता क्या है कि जो भी हाइड्रोजन है, जो भी हमारे पास यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है जिसमें हम लोग पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। किसकी वजह से? ये जो कार्बन प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। ठीक है, इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है, तभी हमको क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक, तो होता क्या है इसमें कि वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल रहे हैं। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे इसको स्टेबिलाइज करने के लिए। इसी स्टेबिलाइजेशन में बार बार हमको अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर सिग्मा पी ऑर्बिटल। क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पी ऑर्बिटल की तरफ जा रहा है, इसलिए हम इसको सिग्मा पी ऑर्बिटल बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस का एग्जांपल ऐसे समझिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफ़र कर देगा तो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा और ये आ जाएगा हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इसके थे जहाँ पे ये शेयर हुआ था 2 इलेक्ट्रॉन, वो अब इधर आ गया। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड होता है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ऐसा माना जाता है कि ये अलग हो जाएगा, लेकिन ऐसा अलग नहीं होता है। उसी स्पीशीज़ के अराउंड ही वो, मतलब उसी के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अराउंड ही वो क्या रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं रहता, कोई भी इस तरह का बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन इससे अलग नहीं होता है, इस स्पीशीज़ से यहीं पर पड़ा रहता है। इसीलिए इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। मतलब यहाँ पर बॉन्ड नहीं होगा मगर फिर भी वो स्पीशी रहेगी। ठीक है, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली, एक बहुत पॉइंट टू बी रिमेंबर है, इसको आप याद रखिएगा कि नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब जितना नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो किसके बराबर होता है, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। मतलब जितना अल्फा हाइड्रोजन बनेगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या आएगा, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, रेजोनेशन मैंने लिख दिया, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दैट। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा जितना हमारे पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और उतने ही ज़्यादा हमको नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक, फिर से समझते हैं होता क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल को स्टेबिलाइज करने के लिए हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है उस कार्बन पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है और इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन सारे चले जाते हैं और इसका कोई बॉन्ड नहीं बचता। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, नो बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है या फिर सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है।
अब इसमें एक और पॉइंट टू रिमेंबर वाली बात यह है कि याद रखिएगा, जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जितना ज़्यादा मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल विल बी द स्पीशी। तो मोर स्टेबिलिटी आएगी, जितना ज़्यादा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो इस कार्बन पर हमारे पास, इस कार्बोकैटायन के केस में हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, यानी कि हमको यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। इसका मतलब ये 3 टाइम्स मोर स्टेबल हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलें तो बेहतर रहेगा, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतना ही ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन और उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक 2 डिग्री का कार्बोकैटायन भी होता है, जैसे हमारे पास आया CH3, ये आ गया हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन CH3, CH3, ये हो गया हमारा 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। तो 2 डिग्री 3 डिग्री, ज़रा काउंट करिए तो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। इसमें 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो इसमें हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो ऑब्वियस बात है, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी हमको देखने को मिलती है। तो हमारे पास जो 1 डिग्री का था, तो उसमें हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स थे, यहाँ पर 6 हैं 2 डिग्री में, और 3 डिग्री में 9 अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। इसलिए हमारे पास मिथाइल लीस्ट स्टेबल हो जाता है कार्बोकैटायन, और उससे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है 1 डिग्री वाला, और उससे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है हमारा 2 डिग्री वाला, और उससे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है हमारा 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। इंडक्टिव इफेक्ट भी इसको स्टेबलाइज करता है, साथ ही साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी करता है, और ऐसा माना जाता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कंपेरिजन टू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसी तरह से फ्री रेडिकल्स में भी होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, इसी तरह से हमारे एल्कीन्स में भी होते हैं, और इसी तरह से हमारे पास कार्बो एनायन में भी आता है केस। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कार्बो एनायन का एक डिफरेंट केस आता है। बेसिकली वहाँ पर हम लोग जब अब जाएंगे तो हम उसको देखेंगे। चलिए, हम इसके बाद कार्बोकैटायन का ले लिया, अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं फ्री रेडिकल का, क्योंकि हमको हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल में देखने को मिल सकती है। तो फ्री रेडिकल का केस का क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास होमोलिटिक फिजन होगा तब। तो सिंपली हम इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो हमारे पास आया CH3, CH2, ये हो गया हमारे पास 1 डिग्री। 2 डिग्री की बात की जाए तो हमारे पास आएगा CH3 ट्वाइस CH। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 3 डिग्री की बात की जाए तो CH3 थ्राइस C। ठीक, और सबसे कम क्या होता है, मिथाइल। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 9। तो ये 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 0। इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाता है 3 डिग्री का फ्री रेडिकल। अगर हम इसका रेजोनेंस देखना चाहें तो सपोज करिए हमारे पास CH3 CH2 डॉट है। ठीक है, तो इस डॉट को हम लोग इस तरह सिंपली छोड़ देते हैं यहाँ पर, और इधर हमारे पास एक स्पीशी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। होगा क्या, होगा ये कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पर वापस जाएगा, तो हमको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा वो ऐसा हो जाएगा, CH2 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इसके साथ एक पड़ा रहेगा। इसके साथ ही रहेगा, बॉन्ड नहीं रहेगा, फिर भी इसके साथ रहेगा, इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कुछ इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा फ्री रेडिकल्स में। ठीक है, उसके बाद फ्री रेडिकल्स के बाद हम बारी आती है हमारे कार्बो एनायन की केस की। तो कार्बो एनायन का केस अगर हम देखें तो कार्बो एनायन में हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 माइनस का। ठीक है, इसका अगर हम स्प्रेड आउट स्ट्रक्चर बनाएं, स्प्रेड आउट स्ट्रक्चर का मतलब इसको हम कंडेंस फॉर्म से हटा दें। ठीक है, तो हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसका माइनस चार्ज दिखाते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ ही नहीं पाएगा रिपल्शन की वजह से। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी इसमें रिपल्शन होगा और इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा। इसलिए याद रखिएगा, कार्बो एनायन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं शो करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, कार्बो एनायन डज नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन।
रीज़न क्या है, क्योंकि उसके वैकेंट ऑर्बिटल हम लोग समझ रहे थे, वहाँ पर वैकेंट नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है और कार्बो एनायन बनता है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता रिपल्शन की वजह से, इसलिए ऐसा होता है। ठीक, क्या पॉसिबिलिटी है कार्बो एनायन हाइपर कॉन्जुगेशन करें? तो हाँ पॉसिबिलिटी है। शुरू में मैंने कहा था कि करेगा, वो तब करेगा जब इसकी अल्फा हाइड्रोजन को हटा के हम रिप्लेस कर दें किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या स्पीशीज से। जैसे अगर मैं यहाँ पर CCl3 कर दूँ और CH2 माइनस कर दूँ, तो Cl जो है हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, Cl, इधर Cl डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Cl माइनस ऐसे पड़ा रहेगा। अब ये हमारे पास हुआ क्या है बेसिकली कि यहाँ पर जो CCl3 था, यानी जो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा था, ये है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या हुआ, अपना वापस ले लिया है और ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया है। इसकी वजह से ये वाला को देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर, रेजोनेट हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसको हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। तो ये देखने को मिल रहा है, तो हमारे पास ये बन गया। अब हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, क्योंकि Cl में क्या है, नो बॉन्ड है, कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए इस केस ऑफ कार्बो एनायन में हमको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है, नॉर्मली अगर अल्फा हाइड्रोजन का केस है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया तो कार्बो एनायन भी जो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरी वीडियो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।